तीन चरों के विशेष युगपत समीकरण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ऐसे समीकरण जो सम्मित और समघात के रूप में हैं। इस प्रकार के समीकरणों का हल हम ज्ञात करेंगे। तो इससे संबंधित मैं प्रश्न लेता हूँ। हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। संक्षिप्त मैंने लिख दिया, हल कीजिए। पहला समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 19। इक्वेशन नंबर 2, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 3। ये जो समीकरण हमारा है ये सम्मित और समघात के अंतर्गत है। इस प्रकार के समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं? जैसे हम देखते हैं कि समीकरण 1 में सभी पदों की घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 3 है। तो ये सम्मित, अगर हम x के स्थान पे y रखें, x के स्थान पे हम y रखते हैं और y के स्थान पे हम z रखते हैं और z के स्थान पे x रख देते हैं, तो फिर से हमें वही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सम्मित, x के स्थान पे y रख दिए, y के स्थान पे z और z के स्थान पे x रख देते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे ही हमें प्राप्त होगा। तो ये है सम्मित और साथ में समघात। तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 से y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। समीकरण 1 से और साथ में समीकरण 3 से भी ले लेते हैं हम। समीकरण 1 से, समीकरण 3 से, 1 और 3 से, समीकरण 3 से वाई जेड इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स। समीकरण 1 से y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। समीकरण नंबर 3 से वाई जेड इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स। इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब इसके बाद हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं। समीकरण 2 से y प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस एक्स और वाई जेड की वैल्यू है हमारे पास 12 अपॉन एक्स। हम ये इसको पहले लिखते हैं वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू
19 ऐसा हम इसलिए व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि ये मानों को हम वहाँ पे रख सकें और हमारा पूरा समीकरण x के फॉर्म में परिवर्तित हो जाए, किसी एक चर ये x के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट वाई जेड, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 19। वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे 12/x और y प्लस जेड की वैल्यू हम रखेंगे 8 - x। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये जो समीकरण है पूरा एक चर x के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। जब x का मान ज्ञात होगा तो उसकी सहायता से हम y और z की मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण यहाँ पे हम वाई जेड और वाई प्लस जेड का मान रखते हैं। वाई जेड और वाई प्लस जेड का मान रखने पर और वाई प्लस जेड का मान रखने पर वाई जेड बराबर है 12/x 12/x, ये रख दिए वाई जेड के स्थान पे, प्लस x, वाई प्लस जेड है 8 - x 8 ऋण x बराबर 19। अब इसको हम लघुत्तम लेके हल करेंगे तो x का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, x का यहाँ गुणा हो जाएगा और x जो लघुत्तम वाला जो x है इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19x। 12 प्लस x स्क्वायर 8 - x। अभी हम ठीक है इसको एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पे x, अगले स्टेप में हम इधर तिर्यक गुणा कर देंगे। ये हो गया इज इक्वल टू 19। 12 प्लस x का यहाँ इंटू हो गया x स्क्वायर कोष्टक में 8 ऋण x पूरे का बटा x, ये हो गया। अब ये जो x है इसके इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये जो x है इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो हमें मिलेगा 12 प्लस x स्क्वायर इंटू 8x स्क्वायर माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 19x। 12 प्लस 8x स्क्वायर माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 19x। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं हम, माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर देते हैं 19x को, इधर आएगा तो ऋण का 19x हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ऋण चिन्ह का हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। जब हम ऋण चिन्ह का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो इधर ऋण वाला धन हो जाएगा, ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, और उधर राइट साइड में तो 0, उधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, प्लस 19x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें त्रिघात समीकरण मिला, x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये त्रिघात समीकरण है, इसके 3 गुणनखंड होंगे। जैसे हम वर्ग समीकरण जब हल किए तो हमने देखा कि उसमें 2 गुणनखंड हमें प्राप्त होते थे, यहाँ पे हमें इसके 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब इसे गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम कैसे इसको हल करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो अचर पद है उसको देखते हैं।
इसका अचर पद 12 है, इसका अचर पद 12 है। अब इसका हम 12 का हम गुणनखंड देखते हैं। 12 का गुणनखंड मतलब उसके फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसका 12 में भाग चले जाए, 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड में आएगा +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12, ये 12 के गुणनखंड। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे। जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, त्रिघात वाला जो समीकरण प्राप्त हुआ है, उसका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अचर पद है उसको लेते हैं। अचर पद कितना है, 12 तो अब ये देखते हैं कि 12 का जो गुणनखंड है, 12 किन किन संख्याओं से भाग जाती है, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में जैसे x बराबर, जैसे हमने 1 रखा और उसको रख के देखेंगे किसके लिए संतुष्ट हो रहा है। यदि x बराबर 1 के लिए संतुष्ट हो गया तो x-1 उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। इसके 3 गुणनखंड होंगे, वर्ग समीकरण के 2 गुणनखंड होते हैं, तो इसके 3 गुणनखंड होंगे। तो 3 गुणनखंड में अगर हमको एक गुणनखंड पता चल जाएगा तो दूसरा वाला जो गुणनखंड है वो द्विघात के रूप में होगा, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे इसमें देखिए, हम पहले इसमें x = 1 रखते हैं, इसमें x = 1 रखें हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा x³ - 8x² + 19x - 12। यहाँ पे हम 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं। यदि x बराबर 1 ऋण 8 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 19 ऋण 12। अब देखिए ये 12 और 8 20 हो गया, 19 और 1 20 ऋण 20, ये हो गया, हमें क्या मिला, 0। ये x बराबर 1 के लिए ये जो हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया, x बराबर 1 के लिए हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। तो इस स्थिति में x बराबर 1 के लिए हमारा ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो x-1, तो तब x-1 एक गुणनखंड होगा, दिए गए समीकरण का एक गुणनखंड होगा। उसके 3 गुणनखंड होंगे, उसमें से एक गुणनखंड हमें ज्ञात हुआ। 3 गुणनखंड में से एक गुणनखंड x-1 एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ये जो त्रिघात समीकरण का, इस समीकरण का, उसका एक गुणनखंड हो गया। अब इसका हमें दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 12 है हमारे पास, एक नंबर 12 है, 12 का गुणनखंड 3 है, ये हमें ज्ञात हो गया। एक गुणनखंड 3 है 12 का। अब तो हमें दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है, 12 का एक गुणनखंड 3 है, तो हम 3 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। कितने बार में जाएगा, 4 बार। तो हमें दूसरा गुणनखंड इसका प्राप्त हो जाएगा। ये 3 चौक 12, ये देखिए 3 चौक 12। तो वही काम यहाँ पे हमें करना है। हमें ये जो त्रिघात समीकरण है, इसका हमें एक गुणनखंड ज्ञात हो गया। तो अब हमें दूसरा गुणनखंड जो होगा वो द्विघात के रूप में होगा। दूसरा गुणनखंड जो होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि 12 का एक गुणनखंड हमने आपको बता दिया 3 है करके,
दूसरा कैसे निकाले, उसमें से आप भाग दे दिए, 4 निकल गया। जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इससे ये पहला गुणनखंड हमें ज्ञात हो गया, पहला गुणनखंड ज्ञात हो गया। जैसे मान लो ये x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए ये संतुष्ट हुआ है। मान लो x बराबर ऋण 1 के लिए संतुष्ट होता तो x प्लस 1 उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। x बराबर 1 के लिए हुआ तो x ऋण 1 हो गया, माइनस के लिए होता है तो प्लस, प्लस के लिए तो माइनस। अब हम क्या करते हैं, इसको हम भाग करते हैं, इसको हम भाग करते हैं, x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12, इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से। तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसे हम भाग करेंगे तो x स्क्वायर बार में जाएगा। पहले हम उच्च घात को हटाते हैं, रिमूव करते हैं उच्च घात को हटाते हैं हम, तो x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा हमें, x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब उसके बाद घटाते हैं माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस समान राशि है, और ये हमें मिलेगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12। ये अब यहाँ पे क्योंकि सामने में -7 है, सामने में -7 है, इसका गुणांक -7 है, तो हम -7 से ही डिवाइड करेंगे, -7x से, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, -7x स्क्वायर मिलेगा। इससे इसको गुणा करिए तो ये हो जाएगा -7x स्क्वायर, और -7x में प्लस -1 के इंटू करेंगे तो प्लस का हमें मिल जाएगा 7x, और ये हो जाएगा, फिर इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, ऋण का धन हो गया और धन का ऋण, ये प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 19x में 7x गया, ये 12x, और ये हो गया ऋण का 12। अब यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हमें 12 लाना है, कितने बार में भाग करना पड़ेगा, 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये तो ये हो जाएगा 12x ऋण 12, तो ये घटाइए, घटाने पे ये ऋण आ जाएगा, चिन्ह बदलेगा, ऋण का धन हो जाएगा, ऋण 12x और धन 12x कट गया, धन का 12 ऋण का 12 कट गया, ये हमें मिल गया 0, पूरा भाग चले गया, पूरा भाग चले गया। अब ये जो भागफल आया, ये जो समीकरण है इसका दूसरा गुणनखंड होगा, उसका दूसरा गुणनखंड होगा। ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम दो गुणनखंड में लिखेंगे, पहला गुणनखंड ये, दूसरा गुणनखंड ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इसका दूसरा गुणनखंड हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका दूसरा गुणनखंड हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण है इसका 3 हल निकलेगा, जितना उसका घात होता है उतना उसका हल निकलता है। जैसे वर्ग समीकरण हमने पढ़ा है, उसकी घात 2 होती है तो 2 हल होता है उसका, तो त्रिघात में 3 हल निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, x माइनस 1 ये इसको हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे तो ये लिखेंगे माइनस 3x माइनस 4x, ये हम जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं। माइनस 7x हो जाएगा, इनका गुणनफल प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा implies that x माइनस 1
अब यहाँ से दो दो के समूह में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। पहले समूह में से कॉमन निकलेगा x कॉमन निकलेगा, पहले में से x कॉमन निकलेगा, यह x माइनस 3। दूसरे में से हम -4 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा, इम्प्लाइज दैट यहाँ से x माइनस 3 कॉमन निकलेगा, x माइनस 1, x माइनस 3 कॉमन, x यहाँ x बचा, यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 गुणनखंड निकल गए। तीनों गुणनखंड का जो गुणनफल है वो 0 है। तीनों गुणनखंड का जो गुणनफल 0 है, तो ये हमारा मान निकलेगा यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0, या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा x इक्वल टू 1, या x इक्वल टू 3, या x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार पहले x इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, फिर x का मान तो हमें ज्ञात हो गया, लेकिन हमें अभी y और z का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम पहले एक बार x इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम x इक्वल टू 3 लेके चलेंगे, फिर x इक्वल टू 4 लेके चलेंगे। अब देखिए, ये x का मान हमें ज्ञात हो गया है, x इक्वल टू हमें मिल गया है 1 3 4, 1 3 4, x का मान हमें ज्ञात हो गया है। अब सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, हम x इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। हम x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 और 3 में। समीकरण 1 और 3 में x इक्वल टू 1 रखेंगे। समीकरण 1 और 3 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 और 3 में x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे जब हम x की जगह 1 रखेंगे और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा y प्लस z 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर, ये 4 हो गया। यहाँ पे जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा yz इक्वल टू 12 हो जाएगा, yz इक्वल टू 12। ये समीकरण नंबर हमारा 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को हल करेंगे। ये दोनों समीकरणों को हल करके हम y और z का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लेते हैं समीकरण नंबर 5 से, समीकरण 5 से हम लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें z इक्वल टू 12 अपान y, z इक्वल टू 12 अपान y, z इक्वल टू 12 अपान y। अब ये जो मान है इसको हम रख देते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 4 में, इसको हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो ये जो हमारा समीकरण होगा ये y के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, y के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम आगे अभी हल करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी z का मान यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो ये जो समीकरण होगा हमारा, समीकरण नंबर 4, ये y के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
y के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, और जैसे ही y का मान ज्ञात होगा, y का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें z का मान निकलेगा। तो अब ये जो मान किसके उसमें निकल रहा है, x के कौन से मान के लिए निकल रहा है, x बराबर 1 के लिए निकल रहा है, x बराबर 1 रखने पर निकल रहा है। उसी प्रकार से जब x बराबर हम 3 रखेंगे, बारी बारी से रखना होगा। अभी x बराबर 1 रखा हमने, फिर x बराबर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर x बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इस तरीके से उसको हमें हल करना होगा। तो z का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, z का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर ये हो जाएगा y प्लस z के जगह पे आ जाएगा 12/y इज इक्वल टू 7। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा y² प्लस 12/y इज इक्वल टू 7 implies that y² प्लस 12 इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 7y। y², इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, वर्ग समीकरण के मानक रूप में लाने के लिए -7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम हल करेंगे। ये हमारा वर्ग समीकरण हो गया, इसको हम हल करेंगे। y² -3y -4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वर्ग समीकरण का ये जो हम हल निकाल रहे गुणनखंड विधि से, आप 10th क्लास से बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसलिए मैं इसको सीधा लिख दिया। ये दोनों का जो योगफल आएगा -7y आएगा, और दोनों को अगर हम गुणा करें तो पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आ रहा है, प्लस 12 के इक्वल आ रही है। ये -3 और -4 का जो इंटू है वो +12 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे a हमारा क्या है, 1 है, और c क्या है, यहाँ पे +12 है, a इंटू सी, उसके बराबर ये प्राप्त हो रहा है। इम्प्लाइज दैट y कॉमन, y -3 -4 कॉमन, y -3 -4 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। y -3 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, y यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का गुणनफल शून्य के बराबर है, या तो ये शून्य होगा या फिर ये शून्य होगा। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 4। मैंने सीधा लिख दिया उसको, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4। अब देखिए हमें y का मान हमें प्राप्त हो चुका है, y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब y का मान को रख के अभी हम लेके चल रहे हैं x इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं अभी। तो y हमें क्या मिला, y के हमें 2 मान मिले, y के मान मिले हमें 3 और क्या मिले 4। हमने क्या लिया, x इक्वल टू 1 लिया, y के हमें 2 मान प्राप्त हुए x इक्वल टू 1 के लिए। तो अब देखिए ये मान अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखते हैं हम y इक्वल टू 3 समीकरण 6 से, समीकरण 6 में y का मान रखने पर, समीकरण 6 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 6 में y का मान रखने पर, यह y का मान रखते हैं, y बराबर 3 रखते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 12/3, 3 चौक 12, y बराबर 3 तो हमें z बराबर 4 मिलेगा, y बराबर 3 तो हमें z बराबर 4 मिलेगा। अब हम y बराबर हम रखते हैं 4, y का वैल्यू रखते हैं हम 4,
तो जेड हमें क्या मिलेगा, 12/4, 12/4, 4 किया 12, ये 3 मिल जाएगा, ये इस तरीके से। ये तो ये हमें y और z के मान, z के मान हमें प्राप्त, y के मान तो हम याद कर चुके थे, ये हमें z के मान प्राप्त हो गए। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने x = 1 लिया, जब हमने x = 1 लिया तो हमें y के ये 2 मान प्राप्त हुए और y के सापेक्ष हमें ये मान प्राप्त हो रहे हैं z के। जब y बराबर 3 तो z बराबर 4, और जब y बराबर 4 तो z बराबर 3, ये हो गया। x बराबर 1 के लिए दोनों मान, तो अब यहाँ पे अब हम रखेंगे यहाँ पे x समीकरण 1 और 3 में x बराबर हम 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। समीकरण 1 और 3 में समीकरण 1 और 3 में समीकरण 1 और 3 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर यहाँ 3 रखेंगे हम, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 8 ऋण 3 5, y धन z बराबर हमें मिलेगा 5। तो इसको अभी हम समीकरण नंबर 6 तक दिए थे, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 7 हो जाएगा, y धन z बराबर 5। और यहाँ पे हम 3 रखेंगे x की जगह पे, तो 3 इधर भाग लग जाएगा, yz बराबर हो जाएगा 12/3, तो 3 चौक 12, तो yz बराबर हमें 4 मिलेगा, yz = 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 8 हो गया। अब ये दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। अभी हमने लिया x बराबर 3 लेके चल रहे हैं, अभी हम लेके चल रहे हैं x = 3 लेके चल रहे हैं। अब ये दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और हल करके फिर y और z का मान निकालेंगे। तो समीकरण 8 से z बराबर 4/y, ये इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 9, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 9 मान लेते हैं। अब ये मान हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 7 में रखेंगे। उससे क्या होगा, हमारा समीकरण y के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और y का मान ज्ञात होगा, और y का मान जब ज्ञात होगा तो हम z का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 7 से ये हो जाएगा हमारा y प्लस z के जगह पे रखेंगे 4/y = 5 हो जाएगा, ये y², इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेके y लघुत्तम आएगा, प्लस 4 = 5y, y²। इसको वर्ग समीकरण के मानक रूप में हम लिख लेते हैं, वर्ग समीकरण को जो मानक रूप -5y + 4 = 0। ये आ गया हमारा वर्ग समीकरण का मानक रूप में आ गया। अब इसको हल करेंगे,
इसको हल करके हमें y का, इसको हल करने पे हमें y का मान प्राप्त होगा। y के हमें 2 मान प्राप्त होंगे। वर्ग समीकरण है, इसमें 2 हल प्राप्त होगा हमें। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा y² माइनस 5y। अब इसको हम मध्य पद को तोड़ेंगे, तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -y माइनस 4y। ऐसा लिख सकते हैं इसको, +4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन निकल जाएगा, y माइनस 1 माइनस 4 कॉमन निकल जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज दैट y माइनस 1 कॉमन निकल गया, यहाँ से फिर y माइनस 1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 y माइनस 4 ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। ये दोनों का गुणनफल शून्य के बराबर है, या तो ये शून्य होगा या फिर ये शून्य होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 4। ये y के 2 मान प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हमने x बराबर 3 लिया, जब हमने x बराबर 3 लिया तो हमें y के 2 मान प्राप्त हुए। 3 के लिए 2 मान प्राप्त हुए, y के हमें 2 मान प्राप्त हुए, 1 और 4 प्राप्त हुआ। अब ये मान आप रखेंगे, इसको हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 9 में रखेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे y बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पे हम y बराबर 1 रखेंगे तो 4/1 हमें मिल जाएगा, 4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4। और जब हम 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 मिलेगा। y बराबर 1 तो z बराबर 4, y बराबर 4 तो z बराबर 1। ये इस तरीके से ये हो गया। जब ये हल किसके लिए निकला, x बराबर 3 के लिए। अब हमारे पास एक और बच गया मान, कौन सा मान है, x इज इक्वल टू 4। ये हम रखेंगे, ये हम कहाँ पे रखेंगे, जैसे हमने हल किया उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। समीकरण 1 और 3 में हम x बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 1 और 3 में। समीकरण 1 और 3 में x बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 और 3 में x बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 और 3 में x बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये पक्षांतर होगा, तो ये हमें मिल जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 4। ये हो जाएगा, अभी समीकरण हो गया हमारा 9 तक, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 10 हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम रखते हैं 4 रखेंगे तो ये इधर भाग लग जाएगा, y z बराबर हो जाएगा 12/4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो y z बराबर हो जाएगा 3। ये हो गया समीकरण नंबर 11, y z बराबर 3, y धन z बराबर 4 समीकरण नंबर 10 और y z बराबर 3 समीकरण नंबर 11। फिर जैसे हमने हल किया उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करके समीकरण 11 से
समीकरण 11 से, समीकरण 11 से तो ये हो जाएगा z बराबर 3/y, सब ये मान हम यहाँ रख देंगे, समीकरण 10 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 10 से, समीकरण 10 से, समीकरण 10 से तो ये हो जाएगा y घन, ये हो जाएगा 3/y बराबर 4। तो ये इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे, y² प्लस 3, तो ये y लघुत्तम इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा 4y, y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल, इसको हमने वर्ग समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने ले आया, वर्ग समीकरण को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने ले आया, y² माइनस 4y, y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा y² माइनस y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इम्प्लाइज दैट ये जैसे वर्ग समीकरण को हम हल करते हैं उस प्रकार से इसको हल करेंगे। y कॉमन, y माइनस 1, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों से y माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 दोनों गुणनफल इसके और इसके गुणनफल के बराबर आएगा। यहाँ से y कॉमन निकाले, यहाँ से फिर माइनस 3 कॉमन निकाले, तो ये ठीक। अब हम यहाँ पे y इक्वल टू 1 या फिर y इक्वल टू हमें 3 प्राप्त होगा, y बराबर 1 या फिर y बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अब ये y का मान हम रखेंगे, y का मान तो हम यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर 12 दे देते हैं, ये 12, यहाँ पे हम y का मान रखेंगे और y का मान को रख के हम यहाँ पे z का मान ज्ञात करेंगे, y का मान रख के हम z का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 12 में y का मान रखने पर, समीकरण 12 में y का मान रखने पर, समीकरण 12 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ये समीकरण नंबर 12 में हम y का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, जब हम y बराबर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 3/1, 3/1 इज इक्वल टू 3। जब y का मान 1 तो z का मान 3। जब हम y का मान लेते हैं, जब हम y का मान लेते हैं 3, जब हम y का मान लेते हैं 3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा z इक्वल हो जाएगा 3/3, 3/3 बराबर हो जाएगा 1। तो अभी हमने क्या लेके चला था, अभी x इक्वल टू 4 लेके चला था, तो हमें y के 2 मान प्राप्त हुए थे, एक प्राप्त हुआ था y का 1 और 3, 1 और 3, y का मान हमें प्राप्त हुआ था 1 और 3। तो y का जब मान 1 था तो z का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 1 के लिए हमें z का मान प्राप्त हुआ 3 और y बराबर जब 3 है तब z का मान हमें प्राप्त हुआ 1। तो ये अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हल, इसका जो आंसर इसको हम कैसे लिखेंगे।
एक्स वाई जेड। जब x का मान 1 तो y का मान 3, z का मान 4। जब y का मान 4 तो z का मान 3। इस स्थिति में भी x का मान 1 है। इस स्थिति में भी x का मान क्या है? 1। ये एक दोनों के लिए आएगा, यहाँ के लिए भी आएगा और इधर के लिए भी आएगा, ये दोनों के लिए है ना 1। उसी प्रकार से जब हम x का मान हमने क्या रखा? 3 रखा। जब x का मान हमने 3 रखा तो y के हमें 2 मान प्राप्त हुए, 1 और 4। जब x का मान 3 तो y का मान 1, तब जाके z का मान हमें मिला 4। जब x का मान, एक बार और हम लेते हैं, जब x का मान, y का मान 4, y का मान 4 तो z का मान 1। इस स्थिति में भी हमारा जो मान है x का मान क्या है? 3 है। और 4, जब x का मान 4 तो y का मान 1, z का मान 3। जब x का मान 4 तो y का मान 3 और z का मान 1। तो इसके 1 2 3 4 5 6 सेट इसका आंसर निकला है। 6 सेट इसका आंसर निकला है और ये इसका दिए गए समीकरण का हल होता है। तो ये जो आज हमने पढ़ा वो था सम्मित और समघात। सम्मित और समघात, पहले समीकरण में घात 1, दूसरे में घात 2, तीसरे में घात 3। सम्मित में जैसे मैंने बताया कि x की जगह पे y, y के प्लेस पे z और z के प्लेस पे x रख दे तो फिर से हमें वही समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, तो ये अब इसका हल हमने देखा विस्तारपूर्वक। तो इसी के साथ आज का ये कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।